नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास कई अलग अलग तरह के स्रोत हैं। मतलब भारत कनाडा रिश्तों में जो नई हलचल है, वहां से लेकर भारत के समुद्री संसाधनों का भविष्य, कुछ जरूरी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इनोवेशंस, पर्यावरण के नियम और हाँ, टेक्नोलॉजी और कल्चर से जुड़ी कुछ बातें भी हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद जैसा हमेशा होता है, इन अलग अलग स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे निकालना है और ये देखना है कि सब मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले भारत और कनाडा के रिश्ते। हाल ही में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान जारी किया है, एक मजबूत साझेदारी की ओर नई गति। सुनने में तो ये काफी पॉजिटिव लगता है। हाँ, लगता तो है। इसका जो घोषित उद्देश्य है वो तो यही है कि आपसी सम्मान, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखते हुए रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाया जाए। तो इस नए रोडमैप में क्या क्या है खास? मतलब किन एरिया पर फोकस है? देखिए, कई चीजें हैं। सबसे पहले तो व्यापार और अर्थव्यवस्था। इसमें जो कनाडा इंडिया सीईओ फोरम है, मतलब बड़े बिजनेस लीडर्स का ग्रुप, वो 2026 की शुरुआत में फिर से मिलेगा। अच्छा। हाँ, और क्लीन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल इनोवेशन, इन सब में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए मंत्री स्तर पर बातचीत होगी। ये क्लीन टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात अहम है। आजकल क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी पर वैसे भी बहुत फोकस है ना? बिल्कुल, और इसीलिए इस रोडमैप में क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पर भी खास ध्यान दिया गया है। मार्च 2026 में एक क्रिटिकल मिनरल्स एनुअल डायलॉग शुरू होगा। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब ये वही हैं जो बैटरी, सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए जरूरी हैं? हाँ, बिल्कुल वही। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ्स, ये सब। और कनाडा भारत मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद, जिसे सिमिड कहते हैं, उसे भी फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें फोकस रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन सब पर सहयोग बढ़ाने पर। ओके। तो मतलब क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन में कनाडा एक बड़ा पार्टनर बन सकता है भारत के लिए? संभावना तो पूरी है। कनाडा के पास संसाधन है, भारत को जरूरत है, तो ये एक अहम क्षेत्र बन सकता है। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी और डिजिटल में भी सहयोग बढ़ाने की बात है। जैसे जो जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कमेटी है, वो फिर से एक्टिव होगी। कनाडा भारत के एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेगा और भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे यूपीआई, आधार वगैरह, उसमें कैसे सहयोग हो सकता है ये भी देखा जाएगा। और लोगों के बीच जो संपर्क है, एजुकेशन वगैरह। हाँ, वो भी है। हायर एजुकेशन में सहयोग को ताज़ा किया जाएगा, खासकर एआई और साइबर सिक्योरिटी रिसर्च में। और भारत में कनाडा यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने की संभावना भी तलाशी जाएगी। इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप पहले से था, उसे फिर एक्टिव करने की बात है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर जब हम ये देखते हैं कि रिश्ते पहले से कितने गहरे हैं, है ना? 2023 में ही मतलब सामान और सेवाओं का व्यापार 26 मिलियन कैनेडियन डॉलर से ज्यादा था। सही बात है। और कनाडाई पेंशन फंड्स का भारत में 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां भारत में है। और ऊर्जा क्षेत्र में भी 2010 की न्यूक्लियर डील के बाद से कनाडा यूरेनियम का एक बड़ा सप्लायर रहा है भारत के लिए। बिल्कुल। और इसरो की कमर्शियल आर्म एंट्रिक्स ने कनाडा की कई नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च की हैं। और सबसे बड़ी बात, कनाडा में भारतीय मूल के करीब 18 लाख लोग रहते हैं। तो मतलब जमीन तो काफी मजबूत है रिश्तों की, और वो काफी गंभीर है। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दा तो खालिस्तान का है। भारत का सीधा आरोप है कि कनाडा खालिस्तानी अलगाववादियों को खुली छूट देता है। मतलब रैलियां करने, हिंसा भड़काने, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने की इजाजत देता है। भारत इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। और कनाडा का इस पे क्या स्टैंड रहता है? कनाडा ज्यादातर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कानूनों और अपनी कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देता है। वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत है, लेकिन हिंसा या नफरत फैलाने वाले भाषण को बर्दाश्त नहीं किया जाता। यहीं पर मतलब दोनों देशों के बीच एक बड़ा मतभेद है। और मैं साफ कर दूं, हम यहाँ सिर्फ दोनों पक्षों का नजरिया बता रहे हैं, कोई साइड नहीं ले रहे। सही। और व्यापार या डिप्लोमेसी के लेवल पर क्या अड़चने हैं, उन पर भी पड़ता है। एक बड़ा व्यापार समझौता है सीपा, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
उस पर बातचीत 2023 से आधिकारिक तौर पर रुकी हुई है। अच्छा, वो रुकी हुई है। हाँ, फिर जो पब्लिक में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं और बातचीत में जो एक तरह का ठहराव आ गया था, उससे भरोसा काफी कम हुआ है। एक और बात है, रणनीतिक नजरिए में थोड़ा फर्क। वो कैसे? भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने में काफी एक्टिव रोल ले रहा है। वो क्वाड का सदस्य है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। कनाडा का चीन के प्रति नजरिया थोड़ा अलग है। वो अपने आर्थिक हितों और सुरक्षा चिंताओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और कनाडा की जो अलाइनमेंट है वो 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एनजेड के साथ ज्यादा दिखती है। और दुनिया कैसे चलनी चाहिए, इस पर भी सोच अलग है क्या? थोड़ी। कनाडा नियम आधारित व्यवस्था, मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर बहुत जोर देता है। भारत भी इन सिद्धांतों को मानता है, लेकिन भारत की प्राथमिकताएं थोड़ी अलग हैं, जैसे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना, राष्ट्रीय विकास पर फोकस करना और ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म लाना, जैसे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए ये जो नया रोड मैप आया है, क्या इसमें इनसे निपटने के लिए कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं? सिर्फ बातें हैं या कुछ एक्शन प्लान भी है? नहीं, कुछ ठोस कदमों की बात तो है। पहला है डिप्लोमैटिक रीएंगेजमेंट, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसएस के लेवल पर एक द्विपक्षीय सुरक्षा और संप्रभुता संवाद स्थापित करने की बात है। शायद इसी मंच पर खालिस्तान जैसे मुद्दों पर सीधी बात हो सके। ओके। इंटेलिजेंस शेयरिंग और कानूनी सहयोग के लिए नए प्रोटोकॉल बनाने का भी जिक्र है। और जो रणनीतिक मतभेद हैं, खासकर इंडो पैसिफिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी या समुद्री सहयोग पर, उन्हें कम करने के लिए एक 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म का भी प्रस्ताव है। मतलब दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक। ये 2+2 तो भारत कई देशों के साथ करता है। हाँ, ये एक स्थापित फॉर्मेट है। और टेक्नोलॉजी और लोगों के जुड़ाव वाले मोर्चे पर वहाँ क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं? तकनीकी सहयोग में वो क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा वाली बातचीत को तेज करने पर जोर है। जैसा हमने कहा, ये भारत के ग्रीन ट्रांजिशन के लिए अहम हो सकता है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स जैसे नए क्षेत्रों में स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल, जॉइंट R&D को बढ़ावा देने के लिए एक इंडिया कनाडा इनोवेशन ब्रिज बनाने की भी योजना है। अच्छा, इनोवेशन ब्रिज। हाँ, और लोगों के जुड़ाव के लिए, जैसा आपने पहले पूछा था, भारत में कनाडाई यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने की संभावना, जो भारत के नए FEI रेगुलेशन 2023 के तहत मुमकिन है, और त्योहारों, कला, फिल्मों के जरिए जो 18 लाख की बड़ी डायस्पोरा है, उनसे सांस्कृतिक रिश्ते और गहरे करने की बात है। चलिए, ये तो हुई भारत कनाडा की बात। अब थोड़ा वैश्विक आर्थिक सोच की तरफ मुड़ते हैं। इस साल का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज ये 3 लोगों को मिला है, जुएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। इनका काम किस बारे में है? हाँ, ये दिलचस्प है। इनका काम बेसिकली इस सवाल का जवाब देता है कि अर्थव्यवस्थाएं लगातार तरक्की कैसे करती हैं और क्यों कुछ समाज आगे बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ एक जगह आके रुक जाते हैं, मतलब ठहराव आ जाता है। ओके। जोएल मोकिर, जिन्हें आधा प्राइज मिला है, उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि लगातार तकनीकी बदलाव, मतलब कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ही क्यों सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की चाबी है और इसके लिए क्या शर्तें जरूरी हैं, जैसे खुला समाज, विचारों का आदान प्रदान वगैरह। और बाकी 2 इकोनॉमिस्ट, एगियन और हॉविट? फिलिप एगियन और पीटर हॉविट, जिन्हें बाकी आधा प्राइज मिला है, उन्होंने मिलकर एक थियरी डेवलप की जिसे रचनात्मक विनाश या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कैसे नई प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी पुरानी को रिप्लेस करती हैं। ये जो पुरानी चीजों का विनाश होता है वो असल में रचनात्मक होता है, क्योंकि इसी से ही नई ग्रोथ आती है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। जैसे सोचिए, जब कारें आईं तो घोड़ा गाड़ी का बिजनेस खत्म हुआ, लेकिन उससे कहीं बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ी हो गई। स्मार्टफोन ने फीचर फोन को खत्म किया, लेकिन ऐप इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई। अच्छा, समझा। तो ये रिसर्च क्यों महत्वपूर्ण है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये रिसर्च हमें समझाती है कि पिछली 2 सदियों में दुनिया भर में लगातार आर्थिक विकास क्यों हुआ, जिससे लोगों का जीवन स्तर इतना सुधरा है। ये उस सोच को चुनौती देती है कि तरक्की तो अपने आप होती रहती है। नहीं, ये बताती है कि प्रगति काफी नाजुक होती है। इसके लिए लगातार इनोवेशन, बदलाव को अपनाना पड़ता है। तो पॉलिसी लेवल पर इसका क्या मतलब हुआ? सरकारों को क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो इनोवेशन और कंपटीशन को बढ़ावा दें।
उन्हें नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में मदद करनी होगी, पुरानी इंडस्ट्रीज को जरूरत के हिसाब से बदलने में मदद करनी होगी। जैसा हम अमेरिका और चीन में देखते हैं, जहां सरकारें इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए इनोवेशन को पुश करती हैं। सिर्फ पुरानी व्यवस्था को बचाने से काम नहीं चलेगा। मतलब लगातार समृद्धि चाहिए तो लगातार नयापन लाना होगा। और भारत के जो अपने नोबेल विजेता हैं अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, उनके काम से ये कैसे जुड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स और मानव विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके महत्व पर जोर दिया। बैनर्जी ने गरीबी हटाने के लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिकल तरीके बताए। तो मोकेर, एगियन और हॉविट का काम जहां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ पर फोकस करता है, वहीं सेन और बैनर्जी विकास के सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर। ये सब मिलकर कह सकते हैं विकास की एक ज्यादा पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब ग्लोबल इकोनॉमिक्स से हटकर देश के अंदर की नीतियों और पर्यावरण पर आते हैं। भारत की ब्लू इकोनॉमी और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को लेकर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। ये ब्लू इकोनॉमी क्या है, पहले तो ये बताइए। ब्लू इकोनॉमी मतलब नीली अर्थव्यवस्था। आसान भाषा में कहें तो समुद्री संसाधनों का टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल करके आर्थिक विकास करना। इसमें फिशिंग, एक्वाकल्चर, समुद्री ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, मिनरल एक्सप्लोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ऑफशोर विंड सब आता है। और भारत के लिए कितना अहम है? बहुत अहम। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक हैं। दुनिया का लगभग 8% प्रोडक्शन भारत से होता है और इस सेक्टर से करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, सीधे या परोक्ष रूप से। पिछले साल 2023-24 में हमने 60,523 करोड़ रुपए के मछली उत्पाद एक्सपोर्ट किए। ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, लेकिन हमारी जो क्षमता है वो इससे कहीं ज्यादा है। भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ है, मतलब वो समुद्री इलाका जहां हमारे विशेष अधिकार हैं, वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है। और अनुमान है कि इस पूरे इलाके में करीब 7.16 मिलियन टन मछली पकड़ने की क्षमता है। हम अभी इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है? इस क्षमता को कैसे अनलॉक किया जाए? रिपोर्ट ने एक 3 फेज का रोडमैप दिया है। पहला फेज 2025 से 28 तक। इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना, ये सब शामिल है। यानी नींव डालना। बिल्कुल। दूसरा फेज 29 से 32 तक। इसमें मछली पकड़ने वाले बेड़े का विस्तार करना, बंदरगाहों को अपग्रेड करना और ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाना। और तीसरा फेज 2033 के बाद। इसमें लक्ष्य है कि भारत सस्टेनेबल डीप सी फिशिंग में दुनिया का लीडर बने। ये तो सुनने में बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन इसमें मुश्किलें क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां बहुत हैं। सबसे पहली तो यही कि हमें ठीक से पता ही नहीं है कि हमारे गहरे समुद्र में कितनी और किस तरह की मछलियां हैं। साइंटिफिक स्टॉक असेसमेंट की बहुत कमी है। हमारे पास ना तो पूरा डेटा है, ना ही मॉडर्न इक्विपमेंट। इसका खतरा क्या है? खतरा यह है कि हम अनजाने में ओवर फिशिंग कर दें, मतलब जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ लें और वो संसाधन ही खत्म हो जाएं। पहले से ही कोस्टल इलाकों में ओवर फिशिंग एक बड़ी समस्या है। साथ ही बाई कैच, यानी जब जाल में वो मछलियां या समुद्री जीव फंस जाते हैं जिन्हें पकड़ना नहीं था, जैसे कछुए या डॉल्फिन। और समुद्री प्रदूषण भी बड़ी चुनौतियां हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? बंदरगाह, कोल्ड स्टोरेज वगैरह? वो भी एक बड़ी कमजोरी है। ज्यादातर बंदरगाह गहरे समुद्र में जाने वाले बड़े जहाजों के लिए ठीक नहीं है। मछलियां उतारने के लैंडिंग सेंटर कम है। कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग की क्षमता बहुत सीमित है। इससे क्या होता है कि पकड़ी गई मछली का बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है या उसकी क्वालिटी गिर जाती है, जिससे हमें एक्सपोर्ट में अच्छा दाम नहीं मिलता। टेक्नोलॉजी का भी गैप होगा। बिल्कुल। ज्यादातर मछुआरों के पास मछली ढूंढने वाले आधुनिक उपकरण नहीं है। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम VMS की कमी है, जिससे पता चले कि जहाज कहाँ मछली पकड़ रहा है। और ऐसे फिशिंग गियर भी कम है जो सिर्फ टारगेटेड मछली को पकड़ें और बाई कैच कम करें। छोटे मछुआरों और कोऑपरेटिव्स के लिए फाइनेंस मतलब लोन वगैरह मिलना भी आसान नहीं है। और कानूनी ढांचा, नियम कानून, वो भी पुराना पड़ गया है। मौजूदा कानून ज्यादातर तट से 12 नॉटिकल मील तक के इलाके, टेरिटोरियल वाटर्स को ही ठीक से रेगुलेट करते हैं। गहरे समुद्र यानी EEZ के लिए नियम उतने साफ नहीं हैं। इससे अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और अनियमित IUU फिशिंग को भी बढ़ावा मिलता है। और हमारी नीतियां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई नहीं है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं, क्या सिफारिशें हैं? सिफारिशें काफी डिटेल्ड हैं। मोटे तौर पर देखें तो पहला है पॉलिसी और रेगुलेशन। एक नया समर्पित कानून बनाने की जरूरत है
जो गहरे समुद्र बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स में मछली पकड़ने को रेगुलेट करे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे UNCLOS के अनुरूप हो। संस्थागत स्तर पर कुछ बदलाव? हाँ, मत्स्य विभाग के तहत एक डेडिकेटेड एजेंसी बनाने का सुझाव है जो सिर्फ डीप सी गवर्नेंस पर फोकस करे। रिसर्च, डेटा कलेक्शन, स्टॉक असेसमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और जहाज़ों और बंदरगाहों को आधुनिक बनाने के लिए? बिल्कुल, मॉडर्न वेसल चाहिए जिनमें रेफ्रिजरेशन हो, ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग की सुविधा हो, डीप सी फिशिंग हार्बर, लैंडिंग सेंटर, कोल्ड चेन को अपग्रेड करना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY से मदद ली जा सकती है। और सस्टेनेबिलिटी का पहलू, ओवरफिशिंग रोकने के लिए? उसके लिए मरीन स्पेशल प्लानिंग यानी समुद्री इलाकों का नियोजन, कुछ इलाकों को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करना और टोटल अलाउएबल कैच TAC लिमिट तय करना, मतलब ये तय करना कि किसी प्रजाति की कुल कितनी मछली पकड़ी जा सकती है। बाई कैच कम करने वाली टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना, ये सब भी जरूरी है। और ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंसिंग के लिए PMSY और इंडस्ट्री के अपने योगदान के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल अपनाने और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूल एफिशिएंट इंजन के लिए सस्ते लोन या सब्सिडी देने की बात कही गई है। GI ने 2023 के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या खास बातें हैं? हाँ, ये रिपोर्ट हर साल आती है और काफी महत्वपूर्ण होती है। 2023 में देखें तो करीब 2.5 करोड़ जन्म दर्ज हुए। ये 2022 से थोड़े कम है, शायद जन्म दर में थोड़ी गिरावट का संकेत है। और मृत्यु, डेथ रजिस्ट्रेशन, मौतें करीब 86.6 लाख दर्ज हुई। ये 2022 86.5 लाख के लगभग बराबर ही है। आपको याद होगा 2021 में कोविड की दूसरी लहर के टाइम ये आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख तक चला गया था, तो अब ये वापस प्री पैंडेमिक लेवल के आसपास आ गया है। और सबसे जरूरी आंकड़ा जन्म के समय लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ SRB, उसका क्या हाल है? ये हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है भारत में। हाँ, और चिंता अभी भी बनी हुई है। SRB यानी प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं, इसमें राज्यों के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। कुछ राज्यों में स्थिति बहुत खराब है। सबसे कम SRB वाले राज्य हैं झारखंड, सिर्फ 899, बिहार 900, तेलंगाना 906, महाराष्ट्र 909 और गुजरात 910। 900 से भी नीचे, ये तो बहुत ही चिंताजनक है। और सबसे अच्छी स्थिति कहाँ है? सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्य भी हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो 1085 है, मतलब लड़कों से ज्यादा लड़कियां। नागालैंड में 1007, गोवा में 973, लद्दाख और त्रिपुरा में 972 और केरल में 967। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ 900 से कम, दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा। कितना बड़ा फर्क है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसके पीछे क्या कारण लगते हैं आपको? कारण तो काफी गहरे और सामाजिक सांस्कृतिक हैं। सबसे बड़ा कारण तो वही है, समाज में बेटों को प्राथमिकता देना, जिसे सन प्रेफरेंस कहते हैं। बेटों को बुढ़ापे का सहारा, वंश चलाने वाला माना जाता है। और बेटियों को लेकर जो नकारात्मक सोच है, जैसे दहेज प्रथा। बिल्कुल, दहेज जैसी प्रथाएं बेटियों के पालन पोषण को एक बोझ की तरह बना देती हैं कई परिवारों के लिए। और एक अजीब सी बात यह भी देखी गई है कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ी है, कुछ इलाकों में लिंगानुपात सुधरने की बजाय और बिगड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसे और थोड़ी बेहतर शिक्षा ने लोगों को लिंग चयन तकनीकों तक पहुंचा दिया है। मतलब वो गर्भ में ही लिंग पता करवाकर कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। ये एक दुखद सच्चाई है। तो इस असंतुलन को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? सिर्फ आंकड़े जानकर तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। समाधान के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे जरूरी है लोगों की सोच बदलना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चल रहे हैं, उन्हें और ज्यादा असरदार बनाने की जरूरत है जमीनी स्तर पर। युवाओं को जागरूक करना। हाँ, बहुत जरूरी है। स्कूलों में, कॉलेजों में युवाओं को जेंडर इक्वालिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सही जानकारी देना, उन्हें संवेदनशील बनाना। कानूनी स्तर पर जो PCNDT एक्ट है, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, जो लिंग जांच और लिंग चयन पर रोक लगाता है, उसे और सख्ती से लागू करना होगा। हाँ, उसका सख्ती से पालन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हाल ही में सरकार ने अल्ट्रासाउंड मशीनों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के दायरे में लाने का जो फैसला किया है, वो भी इसी दिशा में कदम है। और जाहिर है RGI और CRS जैसी संस्थाएं जो ये डेटा इकट्ठा करती हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है स्थिति पर नजर रखने के लिए। सही बात है।
चलिए डेमोग्राफिक से अब पर्यावरण नियमों की तरफ चलते हैं। सरकार ने नए गैस उत्सर्जन तीव्रता नियम 2025 नोटिफाई किए हैं। ये क्या है? हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये भारत के पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम हैं जो कुछ खास इंडस्ट्रीज को अपना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए टारगेट देंगे। कौन सी इंडस्ट्रीज पर लागू होंगी ये? अभी शुरुआत में ये 4 सेक्टर पर लागू होंगे। एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली जो कास्टिक सोडा, क्लोरीन वगैरह बनाती है, और पल्प एंड पेपर। इन सेक्टर्स के करीब 282 औद्योगिक इकाइयों को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और 26-27 के लिए उत्सर्जन तीव्रता इमिशन इंटेंसिटी के लक्ष्य दिए जाएंगे। उत्सर्जन तीव्रता मतलब प्रति यूनिट उत्पादन पर कितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है। जैसे 1 टन सीमेंट बनाने में कितना CO2 इक्विवेलेंट TCO2e उत्सर्जित हो रहा है। लक्ष्य ये होगा कि इस तीव्रता को कम किया जाए। और अगर कोई इंडस्ट्री ये लक्ष्य पूरा ना कर पाए या कोई लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करे तो? इंडस्ट्री अपने लक्ष्य से कम उत्सर्जन करेगी, मतलब ज्यादा एफिशिएंट होगी, उसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE से कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेंगे। अच्छा, तो ये कार्बन क्रेडिट हुए। हाँ, और जो इंडस्ट्री अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी उसे या तो मार्केट से ये कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे उनसे जिन्होंने ज्यादा बचत की है, या फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CCP भी उन पर पर्यावरणीय मुआवजा मतलब एक तरह का जुर्माना लगाएगा। तो इसका फायदा क्या है? ये क्यों अहम है? ये भारत की जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023 है उसे ऑपरेशनल बनाता है। ये कार्बन कटौती के लिए एक घरेलू मार्केट तैयार करता है। इससे कंपनियों को उत्सर्जन कम करने के लिए एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा। और ये पेरिस समझौते के तहत भारत के जो लक्ष्य हैं 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करना, उन्हें हासिल करने में भी मदद करेगा। ये पिछली पैट स्कीम परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड से आगे जाता है क्योंकि ये खास तौर पर कार्बन क्रेडिट के ट्रेड के लिए एक फॉर्मल मार्केट बना रहा है। समझ आ गया। और एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबर चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से जुड़ी है। उसे अब प्रमुख खनिज मेजर मिनरल के रूप में रिक्लासिफाई किया गया है। इसका क्या मतलब है? हाँ, पहले इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। अगर लाइमस्टोन का इस्तेमाल सिर्फ चूना बनाने के लिए होता था जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगता है तो उसे गौण खनिज माना जाता था। इसका रेगुलेशन राज्य सरकारें करती थी। और अगर दूसरे कामों के लिए? हाँ, अगर उसी लाइमस्टोन का इस्तेमाल सीमेंट बनाने, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में होता था तो उसे प्रमुख खनिज मानते थे, जिसे केंद्र सरकार रेगुलेट करती थी MMDR एक्ट 1957 के तहत। अब सरकार ने ये फर्क खत्म कर दिया है। हर तरह का लाइमस्टोन अब प्रमुख खनिज ही माना जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल, इस्तेमाल के आधार पर जो वर्गीकरण था वो खत्म हो गया। इससे उद्योगों के लिए लाइमस्टोन हासिल करना आसान होगा, चाहे वो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करें। लाइमस्टोन तो बहुत बेसिक रॉ मटेरियल है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो सीमेंट, स्टील, कांच, खाद कई चीजों में लगता है। तो उम्मीद है कि इस बदलाव से उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी थोड़ी गति मिलेगी। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी और संस्कृति। यूनेस्को ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्चुअल संग्रहालय वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किया है। ये क्या है? ये एक बहुत ही अनोखी और मेरे ख्याल से जरूरी पहल है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे हाल ही में स्पेन में यूनेस्को की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मोंडिया कल्ट 2025, वहां लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या है? मकसद है उन समुदायों को जिनकी सांस्कृतिक धरोहरें चोरी हो गई हैं या अवैध रूप से बाहर ले जाई गई हैं, उन्हें उन चीजों से डिजिटली जोड़ना। ये जागरूकता बढ़ाता है, उन चीजों को वापस पाने, रेस्टिट्यूशन की कोशिशों में मदद करता है और खास तौर पर जो उपनिवेशवाद के दौर में लूट हुई थी उस तरह की सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी से लड़ने में मदद करता है। अंतिम लक्ष्य तो यही है कि ये चीजें अपने सही हकदारों, अपने मूल समुदायों तक वापस पहुंचें। तो इस वर्चुअल म्यूजियम में है क्या? फिलहाल इसमें 40 देशों की करीब 240 ऐसी गायब चीजों के AI जनरेटेड 3D मॉडल हैं। आप उन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उन्हें घुमाकर देख सकते हैं। क्या इसमें भारत की भी कोई कलाकृति है? हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के पाली में जो महादेव मंदिर है, वहां से चोरी हुई 9वीं सदी की नटराज की एक बलुआ पत्थर की मूर्ति इसमें दिखाई गई है। ब्रह्मा की एक 3 सिर और 4 भुजाओं वाली मूर्ति भी शामिल है। इसका महत्व क्या है? मतलब सिर्फ डिजिटली देखने से क्या होगा? नहीं, इसका महत्व बड़ा है।
एक तो ये हमारी विरासत को संरक्षित करने का एक तरीका है, भले ही डिजिटल रूप में। दूसरा, ये उन स्रोत समुदायों को उनकी विरासत से जोड़ता है जिनकी पहुंच शायद उन असली चीजों तक कभी ना हो पाए। तीसरा, जब तक असली चीज वापस नहीं मिलती, ये एक तरह का डिजिटल विकल्प देता है। और चौथा, इसे औपनिवेशिक शोषण के लिए एक तरह की सिंबॉलिक भरपाई के रूप में भी देखा जा सकता है। दिलचस्प है। और अंत में भारत में टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक बड़ा डेवलपमेंट, गूगल विशाखापत्तनम यानी वाइजैक में भारत का पहला गीगावाट स्केल डेटा सेंटर और AI हब बना रहा है। ये कितनी बड़ी खबर है? ये बहुत बड़ी खबर है। ये गूगल का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है, करीब $1 बिलियन का। और ये सरकार के विकसित भारत विजन के साथ भी जुड़ता है। इससे क्या फायदे होंगे? उम्मीद है कि इससे आंध्र प्रदेश के राज्य GDP को काफी बढ़ावा मिलेगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, करीब 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होने की भी उम्मीद है। और बड़े पैमाने पर देखें तो ये ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। तो ये डेटा सेंटर्स आजकल इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? अरे, आज की पूरी डिजिटल इकोनॉमी इन्हीं पर टिकी है। हम जो क्लाउड सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, AI, मशीन लर्निंग, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, ये सब डेटा सेंटर्स में ही चलते हैं। अच्छा। स्वास्थ्य सेवाएं, फाइनेंस, सरकार के अपने कामकाज, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेटा सेंटर्स पर निर्भर हैं। तो ये न सिर्फ टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं, बल्कि रोजगार पैदा करते हैं, निवेश खींचते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। तो वाइजाग में गूगल का यह हब बनना भारत के डिजिटल फ्यूचर के लिए वाकई एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। तो आज हमने काफी सारे अलग अलग विषयों को छुआ, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था, फिर घरेलू नीतियां, पर्यावरण, समाज, टेक्नोलॉजी, संस्कृति। हाँ, और कोशिश यही थी कि इस सारी जानकारी के, कह सकते हैं, समंदर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकालें और उनके बीच जो कनेक्शंस हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। और मुझे लगता है इन सभी विषयों में एक कॉमन धागा दिखता है, वो है बदलाव को नेविगेट करने की, उसके साथ तालमेल बिठाने की लगातार जरूरत। सही कहा। चाहे वो देशों के बीच बिगड़े रिश्ते सुधारना हो, या अपने समुद्री संसाधनों का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना हो, या समाज में जो डेमोग्राफिक बदलाव आ रहे हैं जैसे लिंगानुपात, उन्हें समझना और ठीक करना हो, या इकोनॉमी में इनोवेशंस को बढ़ावा देना हो, या इंडस्ट्री के उत्सर्जन को रेगुलेट करना हो, या अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को बचाना हो, या फिर नई टेक्नोलॉजी जैसे AI को अपनाना हो, हर जगह संतुलन बनाने और आगे बढ़ने की चुनौती है। बिल्कुल। और इसी नोट पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन सभी अलग अलग पहलुओं को देखते हुए, डिप्लोमेसी से लेकर टेक्नोलॉजी, पर्यावरण से लेकर समाज तक, आपको क्या लगता है भविष्य में विकास यानी ग्रोथ और टिकाऊपन यानी सस्टेनेबिलिटी के बीच सही संतुलन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, सबसे जरूरी चीज क्या होगी? क्या वो इनोवेशन होगा, या सख्त नियम कानून होंगे, या शायद हम सब की सोच में बदलाव लाना सबसे जरूरी होगा? ये सोचने वाली बात है, इस पर जरूर सोचिएगा। जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और नई जानकारियों के साथ। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।